वेलकम टू आईवे एनकाउंटर्स। ये आईवे एनकाउंटर्स जो है, हर महीने हम एक मेहमान को बुलाते हैं जो अपने अनुभव, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में और किसी विषय के बारे में प्रस्तुति करते हैं। और ये करीब 40-50 मिनट का होता है और उसके बाद ऑडियंस जो है उनसे सवाल पूछ सकते हैं और अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। एक शब्द मैं आईवे के बारे में भी कहना चाहूंगा। आईवे एक जिंदगी जो दृष्टिबाधिता से जो लोग जीते हैं उनके लिए एक जानकारी का स्रोत है। तो हमारा एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 180053204669। तो आप इंडिया में कहीं से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर आपके अपने ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस है या कोई समस्या है या कोई डिफिकल्टीज है तो उसके बारे में आप हमारे काउंसलर से पूछ सकते हैं। और ये आईवे एनकाउंटर्स जो है, हर महीने हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं। और इस बार हमारा एक बहुत ही विशेष अतिथि है डॉक्टर मनोज कुमार, जिनका जिंदगी काफी दिलचस्प है। और अगले कुछ क्षणों में हम मनोज कुमार जी को स्वागत करते हैं। और इनका जिंदगी जो है, प्रोफेशनल जिंदगी शुरू हुआ था एयरफोर्स से, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय सेना में, वायुसेना में। तो मनोज, वेलकम। स्वागत है सर, धन्यवाद। आगे का मैं आपका परिचय नहीं दूंगा क्योंकि इस कार्यक्रम का ही उद्देश्य है कि आगे का जो आपका हिस्सा है, मैं आपका जो कहानी शुरू करने के लिए एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि आपका जिंदगी का जो सफर है कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? सर, जिंदगी का सफर तो शुरू था और शुरू ही है। और ये राजस्थान मेरी पृष्ठभूमि है, जो मेरे जन्म का स्थान है और मेरी परवरिश का। और उसके बाद आगे की कहानी हरियाणा, फरीदाबाद से होती हुई और एयरफोर्स से आकर वापस दिल्ली और फिर से हरियाणा, फरीदाबाद और मेरे गांव तक जाती है। इसी ट्रैक पर ही मैं शुरू से घूमता आया हूँ और यही मैंने जिंदगी के जो अपने अलग अलग उतार चढ़ाव हैं, जिन्हें आप एक किताब के अलग अलग पृष्ठ बोल सकते हैं, वो इसी रास्ते पर ही मेरे आगे बढ़े हैं सर। आपका शिक्षा कहाँ हुआ और एयरफोर्स में आप कब भर्ती हुए? जी, एक्चुअली my basic education was started from my village itself in Rajasthan. It is a very small village in Jhunjhunu district where a temporary school was started in 1974 or 75. और उन दिनों वहाँ पहली बार स्कूल खुला था और मैं बहुत छोटा था। तो हमारे जो टीचर थे मिस्टर रोहतास यादव, मैं आज भी उनके पास जाता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सबसे पहले कलम पकड़ना, सलेट और सलेटी पर लिखना सिखाया था। और वो गांव के एक कुएं पर, जो पानी के लिए राजस्थान में कुएं बने होते हैं गांव के चारों तरफ या गांव के बीचों बीच, वहाँ पर किसी हमारे परिवार के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का एक जो है स्मृति भवन बना हुआ था। राजस्थान में छतरियाँ बनाते हैं, छतरियाँ बोलते हैं उनको, वो किसी की याद में बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर आने जाने वाले यात्री विश्राम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। तो अलग से कोई बिल्डिंग नहीं था। देयर वाज नो बिल्डिंग इन माय विलेज फॉर स्टार्टिंग द स्कूल, बट दिस लोकेशन वाज द बेस्ट एंड इट वाज रीचेबल फॉर द ऑल। तो ये एक ऐसी स्थान था जहाँ पर हमारा विद्यालय शुरू हुआ और जिसमें केवल छोटे छोटे 2 कमरे ही थे। एक कमरा तो कहा जा सकता है जहाँ पर
उस व्यक्ति का दाह संस्कार हुआ था, उसी की स्मृति के रूप में था। और उसके सामने एक छोटा कमरा और था जहाँ पर केवल एक दो कुर्सी लोहे की फोल्डिंग वाली and or a table, then one register and with one or two pen. I remember that these study materials, or you can say that the जो लिखाई पढ़ाई का जो सामान होता है वही वहाँ पर रखा रहता था। और हम लोग दरी पर बैठते थे, अपना अपना एक कॉटन पीस ले जाते थे और उसी को ही वहाँ पर बिछाकर बैठते थे। मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ उनके कंधे पर बैठकर जाता था और वो अपने साथ जो हमारे परिवार के जो पशु होते थे, बफेलोस, काउस वगैरह, कैमल्स, उनको वहाँ पर पानी पिलाने के लिए ले जाते थे और मुझे वहाँ पर वो स्कूल में ड्रॉप करते। वापसी में फिर मैं दूसरे बच्चों के साथ वापस आता था। जो मेरे जो फर्स्ट टीचर थे उनको मैं दूर से आते हुए देखता था, वो उनका जो चेहरा था, स्माइलिंग फेस, वो आज भी मेरे दिमाग में यों का जैसे का था वैसा सेम है। आज भी मैं जब जाता हूँ तो उनके पास जाता हूँ, वो अबाउट 75 हो चुके हैं, और लेकिन वो जब उनके पास जाता हूँ तो पुराने दिनों को याद करता हूँ। और तो मनोज, आपका एयरफोर्स में जाने का इरादा कब हुआ और एयरफोर्स ज्वाइन कैसे किया आपने? हाँ, एक्चुअली माय होल फैमिली बिलोंग्स टू इंडियन आर्मी। मेरे दादाजी जाट रेजिमेंट में से रिटायर हुए थे। मेरे फादर सिग्नल कोर आर्मी में, सिग्नल कोर में से रिटायर हुए थे। और मेरे नाना जी जो थे वो भी राज राइफल से रिटायर थे। मेरे मामा जी, उनके बच्चे, हमारी पूरी फैमिली आर्मी बिलोंग करती है सर। आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, बट मुझे एयरफोर्स में जाना था। तो पिताजी ने कहा कि इंडियन आर्मी में हम सब लोग जा चुके हैं, एक्सपीरियंस दे चुके हैं, आप एयरफोर्स या नेवी को ज्वाइन करो। उन्होंने मुझे एक बुक ला कर दी सर, एक पुरानी बुक थी। उसमें रीजनिंग के, उस टाइम उन दिनों 1988 की बात है, 87, साल में 2 बार एग्जाम होते थे एंट्रेंस एयरफोर्स की जी। और उसकी मुझे उन्होंने पुरानी बुक किसी फ्रेंड के बच्चे से ला कर दी थी। उसमें रीजनिंग के सवाल, इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो जीके वगैरह के थे, मैं उनको पढ़ के थोड़ा अपना रीजनिंग मैंने डेवलप किया कि मुझे इंटरेस्टिंग लगा रीजनिंग। और उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना क्लियर कर दिया। बट इतनी आसानी से मुझे नहीं लिया गया क्योंकि मेरे कान में थोड़ा मेडिकली प्रॉब्लम थी, कान के पर्दे में एक होल था। तो इसके कारण मुझे डिले कर दिया कि आप इसका सर्जरी कराओ एंड कम बैक। मैं दोबारा गया जब तक मेरिट लिस्ट, it was already launched and people were called for training, so I was not called there. Then again I applied in next session and I was finally selected and sent to training center. In 1989 I joined the Indian Air Force. So you had finished your 12th standard and then joined, or yes. It was on those days the airman selections were based on a matriculation basis, and I have completed my 12th and given the exam. I was waiting for the result of BA first year. So 1989, with the result of getting BA first year, I joined the Indian Air Force. Then further, after training, I completed my graduation and post graduation there. So Air Force में आप कितने साल थे? My complete service in Air Force was 9.1 years, 9 years and 1 month. So जब आपने एयर फोर्स छोड़ा, आपका रैंक क्या था उस वक्त? I was corporal at the time. Corporal. तो ये जो वाकया हुआ जिसने आपका जिंदगी बदला, the incident that changed your life, can you talk a little bit about that? Sir, my trade in Indian Air Force was clerk equipment accounting. जी. ऑफिशियल काम था हमारा अकाउंट्स का और टेबल कुर्सी पर बैठना, बट my interest was to go in field and take physical training. I was expert in martial art at that time. I was brown belt in karate and I was a gold medalist in taekwondo in Haryana state championship. It was in 1988. और मैंने वहाँ पर एयरफोर्स में ट्रेनिंग लिया भी मार्शल आर्ट का। और वहाँ हमारा उन दिनों क्या था, कमांडो अलग से भर्ती नहीं, एनरोल नहीं किए जाते थे सर। आजकल एयरफोर्स में गरुड़ नाम से एक अलग से एक ट्रेड होता है जो अभी इस सेंचुरी में जो उनका एनरोलमेंट होना शुरू हुआ। अदरवाइज लोकल लेवल पे ही जो लोग वॉलंटियर्स होते थे, फिजिकली फिट होते थे,
They were selected in the QRT, quick rapid action team होती थी, स्पेशल सिक्योरिटी टीम बोलते थे, एज ए कमांडो वी कैन से। हम लोगों ने वो ज्वाइन किया सर। और उसमें हमको 2-3 घंटा डेली ग्राउंड में बिताना है, अलग अलग वेपन्स की ट्रेनिंग लेना है, अलग अलग सिचुएशन में अपने एयरफोर्स स्टेशन को कैसे सेफ गार्ड रखना है, ये हम सबको ट्रेनिंग दिया जाता था। आर्मी के साथ हम लोग कनेक्टेड थे, आर्मी के उस्ताद जो होते थे, इंस्ट्रक्टर, वो हमारे पास आते थे ट्रेनिंग के लिए, हम लोग उनकी फायरिंग रेंज पर जाया करते थे। आई वॉज पोस्टेड टू इन पठानकोट एयरबेस, पठानकोट। तो उधर क्या जी 94, 93, 94, it was in 94 त्रिशूल एक्सरसाइज इट वाज कंडक्टेड एट दैट टाइम। इस एक्सरसाइज में तीनों सेनाएं जो अपने आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, दे वर पार्टिसिपेटिंग विद टुगेदर, एक साथ वो इसमें एक साथ भाग ले रही थी। और ये एक वार सिचुएशन प्रैक्टिस थी, ड्रिल। तो ये 2-3 दिन चलती है सर उसको, और उसको PADGD बोलते हैं हमारे यहाँ पर, जब डिफरेंट सिचुएशंस में ये प्रैक्टिस चलती है। पैसिव एयर डिफेंस ड्रिल ऐसे करके PADGD, उसमें हम लोग पूरा एयरफोर्स जो है अलर्ट रहता है ऑन द टो PADGD। तो उसमें हम लोग का क्या एक एक्सरसाइज था कि रनवे पर एयरक्राफ्ट लैंड किया है और क्रैश लैंडिंग है, और उसमें क्रैश लैंडिंग हो गई है और पायलट को जल्दी से जाके रेस्क्यू करना है, क्योंकि क्रैश लैंडिंग में आग लग जाती है पूरे उसमें, और पायलट की जान भी जा सकती है। हमारे यहाँ एक पायलट की जो जीवन है वो हवाई जहाज से कहीं ज्यादा होता है सर। तो हम लोग को जल्दी से जाकर उधर उसको एयरक्राफ्ट को जो है फायर एक्सटिंग्विशर वाले उसको फायर को कंट्रोल करेंगे, बाय द टाइम हम उनको उनके कॉकपिट से सेफली बाहर निकालें। इसमें जैसे ही हमको उसका सिग्नल मिला, तो ये नॉर्मल फायर की गाड़ियां नहीं होती, फायर एक्सटिंग्विशर की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की। एयरक्राफ्ट के लिए अलग से जो है ना कुछ उनको एक्सटिंग्विश करने के लिए कुछ फोम वगैरह निकाला जाने की स्प्रे होता है उसके ऊपर। तो वो रशियन गाड़ियां होती हैं सर, रशियन मेड, वो इंडिया में नहीं बनती, और वो बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी गाड़ी होती हैं। ATC पे वो 2-3 गाड़ी खड़ी रहती है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है। तो हम लोग को बहुत जल्दी से अपनी जिप्सी से उतरकर उस गाड़ी में जाना था, उनको ज्वाइन करना था, और पूरी टीम को रनवे पर पहुंचना था। जैसे ही उसके टायर भी सर 5 से 6 फुट की हाइट तक ऊंचे, इतने बड़े बड़े टायर होते हैं, तो उसमें बहुत सेफ्टी से अंदर चलना होता है। तो गाड़ी स्टार्ट थी, हमें बहुत फास्ट घुसना था, हम लोगों ने जंप लेकर एक एक करके अंदर घुसना शुरू किया। अंदर मेरे 2 साथी बैठ गए, मैं उसके बाद बैठा। तो मैं, अंधेरा ज्यादा था, मैं जैसे ही उस अंदर उसके जो केबिन होता है उसका एंट्री पॉइंट जो है ना बहुत छोटा होता है सर, जैसे ट्रक में होता है। बस का डोर आप देखोगे कि सिर्फ पूरा 6-7 फुट हाइट में होता है, बट उसका एंट्री गेट 3-3.5 फुट, उससे ज्यादा नहीं होता। थोड़ा बैठकर बैंड होकर अंदर जाना पड़ता है। वो अंधेरे का मुझे आइडिया नहीं था, मैं जैसे ही उसमें चढ़ा और एकदम से ही मैं खड़ा हो गया। तो खड़ा होते ही जो उसका अपर बार जो था उसका डोर का, मेरा हिट जो है हेड मेरा उसमें जोर से हिट हुआ। तो लगभग मुझे लगा कि पूरा ही अंदर घुस गया लगता है, लेकिन वो पूरा घुसा नहीं था, वो एक गुम चोट कह सकते हैं उसको। तो मेरे को बहुत जोर से दर्द हुआ, उसका पेन हुआ, देखा तो पूरा हेड जो है वो अंदर की तरफ दबा हुआ था। तो हम लोगों ने जाकर अपना ड्रिल पूरी कंप्लीट करी, सेफली वापस आए, ड्यूटी किया रात को। सुबह जब मैंने देखा तो मुझे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने मिरर में देखा तो मेरी पूरी आईज रेडिश, डार्क रेडिश, इट वाज डार्क रेडिश। तो मैंने अपने मेडिकल अपने जो सिक क्वार्टर्स में रिपोर्ट किया, फिर उन्होंने वहाँ पठानकोट मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ भेजा, तो वो ठीक हो गया मेडिसिन वगैरह से। बट वो इन्फेक्शन बन गया उस चीज का, और वो इन्फेक्शन जो है ना बार बार रेडिश अटैक आने लगे। तो डॉक्टर से मैंने पूछा क्यों आ रहा है, बोलते हैं ये जो अभी चोट लगी है ये भी एक रीजन, अब इसका रीजन इन्फेक्शन का हम नहीं जान सकते, क्योंकि आपको कल ही चोट लगी है, ये भी एक रीजन हो सकता है, या कोई बचपन में चोट लगी हो, उसका भी चोट का आज कल जो चोट लगी है उससे कनेक्टेड हो सकता है, और वो फिर से वो चोट जाग गई हो सकती है। तो इन्फेक्शन बनना शुरू हो गया सर। तो कभी 2 महीने में रेडिश अटैक आने लगा, कभी 3 महीने में। बहुत हार्ड डोज मेरे को लेनी पड़ती थी, और स्टेरलाइज्ड जो टैबलेट्स होती हैं बहुत सारी वो खानी पड़ती थी। धीरे धीरे ना जितनी बार वो रेडिश अटैक आता,
1% 2% जो है विजन मेरा लैप्स हो जाता, खत्म हो जाता। तो डॉक्टर ने बताया कि ये जितना विजन आपका जाएगा वो वापस नहीं आएगा और आप देखते ही देखते पूरा विजन आपका खत्म हो जाएगा। फिर पहले एक आंख डैमेज हुई, दिल्ली में भी ऑपरेशन कराया उसका, फिर दूसरी आंख डैमेज हुई। वो डैमेज होने से पहले पूरे में कैटरेक्ट का एक पूरा लेयर बना देती थी और वो फिर वो कैटरेक्ट निकालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पीछे का नर्वस सिस्टम सारा एक तरह से बैटरी का जैसे सर्किट खत्म हो जाता है ना, ऐसे पूरा नर्वस सिस्टम ही वो डैमेज हो गया था। तो फिर मैं फाइनली 98 में पूरी तरह मैं ब्लाइंड होकर और मुझे मेडिकली बॉडीड आउट सर्विस से विद पेंशन मुझे बाहर भेज दिया गया। तो उस समय जाहिर है यू वुड हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था, ये आपने ये it wasn't something your fault, it was something that happened while you were in service. So you know, it may not be a great question, but we just want to know, how did you feel at that point of time, and where did your help come for you to turn your life around? आपको मदद कहाँ से मिला? जी आपको मदद कैसे मिला, कहाँ से मिला, और ये परिस्थिति जो था? उस टाइम मुझे एक्चुअली सर जैसे अभी मैं राइटिंग करता हूँ, उस टाइम मैं मार्शल आर्ट में बहुत इंटरेस्टेड रहता था और मेरा अपना मैक्सिमम टाइम मार्शल आर्ट की कोचिंग देना और कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करना। और इट वाज 6 और 7 जुलाई 1998। उस दिन मैं, उससे पहले मुझे थोड़ा मेरा विजन था 10-12%, तो वो भी मुझे लगता था कि काफी है, अपनी अच्छी लाइफ चल जाएगी इससे। मुझे नहीं पता था कि मैं सडनली ही चला जाऊंगा। और सर मेरा उस दिन नेशनल चैंपियनशिप मार्शल कराटे का मैंने ऑर्गेनाइज किया था फरीदाबाद बल्लभगढ़ में, और मेरे पास डिफरेंट स्टेट से टीम आई हुई थी, 200-250 पार्टिसिपेंट थे। और पहले दिन मैंने उन सबका वेलकम किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरा विजन बिल्कुल चला गया। तो मैं अपने फ्रेंड को लेकर, क्योंकि अब इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रखा है, इसलिए मैं अपने आप को वीक नहीं दिखा सकता, इसलिए दोस्त के साथ जाकर के जल्दी से ये कंपटीशन खत्म हो, मेडल डिस्ट्रीब्यूट हो, बच्चे अपने घर जाएं, फिर देखेंगे डॉक्टर के पास जाकर। तो मैं उसके साथ घूम रहा हूँ। जो लोग मुझसे कल बात कर रहे थे, आज वो एकदम से देख रहे हैं ये हाथ पकड़ के क्यों चल रहा है। लोग मुझसे मजाक कर रहे थे, बाद में जब उनको पता चला तो वो लोग भी बड़ा शौक हुए उस टाइम पर। और उनके जाने के बाद फिर मैंने जो है, तब मुझे लगा कि अब तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरे फादर जो खुद आर्मी से रिटायर थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए कि कोई बात नहीं, जो जैसा है हमें उसी में ही खुश रहना है। जो हमारे पास मिनिमम फैसिलिटीज हैं, मिनिमम हमारे पास सपोर्ट है, हमें उसमें मैक्सिमम करके दिखाना है, और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उनका एक ही वर्ड होता था, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। उनका मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। और मेरी मैरिज 96 में हुई थी सर जी। उस टाइम मेरे बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं था कि मैं जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 94 में मेरे को चोट लग गई थी तो विजन की दिक्कत हो गई थी। मेरी मिसेज ने मुझे हमेशा मेरे साथ खड़ी रही किसी भी सिचुएशन में। मेरे पिता एक तरफ, मेरे फादर एक तरफ, मेरी मिसेज और मदर का मेरे को बहुत हर चीज में रहा कि तू चिंता मत कर, और जो है हर चीज अच्छी हो जाएगी। और मेरे भाई बहन भी जो हैं, मेरे तीन सिस्टर हैं मेरे, और एक मेरा छोटा भाई है, वो सब ने ये कहा कि हम सब लोग हैं, कोई चिंता मत करो। और मिसेज ने मुझे अपने साथ जो है कहे कि हम हर सिचुएशन पे फाइट करेंगे, आप बिल्कुल नर्वस ना हो। और वो आज भी मेरे साथ खड़ी है। और मेरे पिताजी जो हैं मेरे को छोड़कर अभी 2019 में चले गए, लेकिन वो मुझे कब उन्होंने इतना स्ट्रेंथ दे दिया, कब खड़ा इतनी कर दिया पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, आई कांट बिलीव माई, मतलब मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होता कि वो मुझे इतनी स्ट्रेंथ देकर अपना काम करके चुपचाप चले गए जहाँ उन्हें जाना था। और मिसेज मेरी आज खड़ी हैं, माताजी मेरे साथ हैं, मेरे ब्रदर सिस्टर मुझे जो है अपने साथ हर चीज में मेरे साथ खड़े रहते हैं। फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है सर। सचिन आपके भाई हैं? सचिन मेरा कजन है सर। कजन, ओके। He says he's very proud of you. God bless him. तो ये जो आपका जो जिंदगी का जो नया चैप्टर शुरू हुआ, इस पर आप कैसे चल पड़े? ये आपका पहला कदम क्या था, and what all did you do to turn your life around? What were the steps you took? देखिए सर,
स्टोरी वही है, कैरेक्टर वही है ना। और लेकिन बस ये है कि एक चैप्टर क्लोज हुआ और दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ। जी। बुक वही है, तो लाइफ की बुक वही है सर। और हमें, मेरा केवल दूसरा ही चैप्टर स्टार्ट हुआ और मैंने भी इसको एक चैलेंज की तरह के लिया कि इस पर हमें ओवरकम होना है। देखा जाएगा, इंसान की लाइफ का आज है कल नहीं, कुछ नहीं पता, बट चैलेंज लेकर देखते हैं। क्योंकि मुझे सर मेरे मार्शल आर्ट ने और मेरे जो डिफेंस ने जो मुझे डिसिप्लिन जो दिया था, वो मेरे लिए बहुत काम आया है अपनी लाइफ में। तो वो जो चैलेंज मुझे दिया था कि इसी चैलेंज में हम लोग फाइट करेंगे यार। तो मुझे NIVH भेजा गया सर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर, आजकल उसको NIEPD बोलते हैं, आप जानते हैं। वहाँ सेंट डंस्टन आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशन होती है सर। अब नहीं है वो, क्योंकि NIVH तो डिसेबल सोल्जर्स के लिए ही बनाया गया था, ब्लाइंडेड एक्स सर्विसमैन के लिए ही। बाद में इसको सिविलियंस के साथ जोड़ा गया और अब तो पूरी तरह ये इसमें सभी तरह हर जगह से ब्लाइंड बच्चे आने लग गए हैं ट्रेनिंग के लिए। यहाँ मुझे भेजा गया बेसिक ट्रेनिंग के लिए, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी एंड बेसिक ब्रेल के लिए। यहाँ मैंने देखा कुछ एक्स-सर्विसमैन आ रहे हैं जो मिसाइल अटैक से, या जैसे अभी डॉक्टर मेजर साहब ने बताया था कि मिसाइल अटैक से या किसी भी अटैक से डिसेबिलिटी आंखों की आदत से चली जाती है, वो लोग भी आते थे 2-2 3-3 महीने की। वहाँ मुझे किसी ने कहा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्यों नहीं आप टीचर ट्रेनिंग कर लेते। तो मुझे आइडिया नहीं था कि हम टीचर ट्रेनिंग करके क्या करेंगे, हम तो ब्लाइंड लोग। लेकिन जब देखा उनको, जो हमारे जो डिसेबल बच्चे, ब्लाइंड बच्चे थे, विजुअल इम्पेयर्ड, वो पढ़ के आगे सर्विसेज में जा रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। फिर मुझे ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के बारे में वहीं से पता चला। तो वो बेसिक कोर्स करने के बाद मैंने सोचा कि एक कोर्स मैं और करूँगा ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में, कंप्यूटर का। यहाँ मैं आया, मुझे 2005 की बात है, 2 महीने का कंप्यूटर कोर्स मई जून में होता था उस टाइम पर, वो मैंने किया। तो वहाँ मैं मॉर्निंग में अपने लाइफ मेरी पूरी डिसिप्लिन में थी कि अर्ली मॉर्निंग में उठना, फिर टाइम पे सोना। मैं अपनी प्रैक्टिस करता था, तो कुछ बच्चे मेरे साथ, मेरे कंप्यूटर ट्रेनिंग, वो जुड़ गए मेरे साथ मार्शल आर्ट में। मैं सर उनको भी ट्रेनिंग देने लगा सेल्फ डिफेंस का। तो मुझे वहाँ पर जो अथॉरिटी है, जो BRA, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन की, इन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया और कहा कि आप हमारे बच्चों को सिखाओ, पूरा अपना टाइम दो। और उन्होंने मुझे इसके लिए पे भी किया और मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप यहाँ पर ब्रेल भी सीखो, कंप्यूटर भी सीखो और मोबिलिटी भी सीखो और हमारे बच्चों को भी सेल्फ डिफेंस सिखाओ। तो मैंने वहाँ पर उन बच्चों को लगभग 1-1.5 साल तक अलग अलग बैच में डिफरेंट बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी सर। तब मुझे वहाँ लगा कि यस, हम यहाँ अगर छोटे छोटे बच्चे ये कुछ कर सकते हैं, तो मुझे भी आगे आना चाहिए। मैं 11 ईयर्स का हो चुका था, बट मुझे किसी ने बताया कि आप 40 ईयर्स तक आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं सर्विसेज के। तो तभी वहाँ पर B.Ed कॉलेज की स्टार्ट हुई थी सर, दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो मुझे मैंने भी अप्लाई किया उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया सर। तो उसके बाद फिर मैंने इस फील्ड में जो है मैं जुड़ गया, फिर से तब से जुड़ा ही हूँ। मनोज, मैंने देखा कि आपके नाम के आगे डॉक्टर मनोज कुमार लिखा हुआ है। ये डॉक्टर, आप तो मेडिकल डॉक्टर तो है नहीं, तो ये डॉक्टर क्या है? आप PhD किया है किसी सब्जेक्ट में? हाँ, PhD मेरा हिंदी में है सर जी। और ये सब उसके बाद जो मुझे पोषण मिला, जो मेरे को जो खाद मिली है, वो सब अपने ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन से मिली जी। और वहाँ पर जो मेरा स्कूल है, GPM स्कूल, इसमें मुझे क्या, हर एक बच्चे को, सभी को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को एक्सपोज करने का जी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज का अपना पहला वो दिन बताता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जी। 2007 अगस्त पहला दिन था और मैं लगभग 12 साल पहले 1994 में MA करने के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था और मैं आई थिंक एज में सबसे सीनियर मोस्ट था, 36 ईयर्स जी। मुझे लगा कोई MPhil है, कोई BA है, MA ऑलरेडी MA है और B.Ed भी है, जनरल B.Ed से भी आए थे क्योंकि स्पेशल B.Ed था। मुझे लगा कि मैं यहाँ नहीं चल पाऊंगा। हाँ। और उसमें सब बच्चे अपने अपने पंखों के नीचे बैठ गए और मुझे चक्कर आने लगे सर। हाँ। एक मैडम ने मुझे, जो स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे पानी की बोतल दी और कहा अब आप मेरे पंखे के नीचे बैठ जाओ, आपको यहाँ कंफर्टेबल लगेगा।
मैं बैठा, जब थोड़ा कंफर्टेबल हुआ तो उन्होंने कहा अब आप अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। अब मैं फिर उधर बैठ गया। तो ब्रेल मैंने सीखी थी ब्रेल, लेकिन मैं इतना एक्सपर्ट नहीं था कि मैं उससे बहुत ज्यादा काम चला सकूं। धीरे धीरे वहाँ हमारी क्लास चलने लग गई और जो है मुझे मेरे जो टीचर आते थे वो एक दिन देख रहे हैं कि आप कुछ कर नहीं रहे, ब्रेल में लिख नहीं रहे, स्लेट रख रखी। मैं बोला सर मुझे लिखना नहीं आता। तो मैं झूठ मूठ उस पर काम चलाने लग गया स्लेट पे, ताकि उनको लगे। दूसरे दिन मुझे लगा कि मैं अल्फाबेट जानता हूँ, थोड़ा बेसिक ब्रेल लाइट जानता हूँ, बहुत स्पीड नहीं है पढ़ने की, चलो थोड़ा थोड़ा हेडिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट कर ली जाए। मैं नोट करने लगा और शाम को फिर जो मुझे टेप रिकॉर्डर और कैसेट्स दिए गए तो मैंने उनको शाम को जाकर जो मैं पढ़ता उसको बहुत ब्रीफ में मैं उसको नोट कर देता ऑडियो में। और इस तरह से मैं इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मैंने सोचा जब थोड़ी थोड़ी आई गई है तो रेगुलर प्रैक्टिस करी जाएगी। मैंने रेगुलर प्रैक्टिस किया सर। और जब मेरा तो मैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के और फिर मैं 1 साल के लिए फरीदाबाद इन्फेंट जीसस सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ मैं इंक्लूसिव एजुकेशन है, वहाँ मैंने काम किया 1 साल सर। वहाँ मुझे बहुत रिकॉग्नाइज किया, मेरी डिसेबिलिटी को उन्होंने बहुत प्यार से सराहा। उनके पास भी बहुत सारे बच्चे थे अलग अलग कैटेगरीज के, और वहाँ मुझे बहुत सपोर्ट मिला इस चीज़ के लिए। फिर मैंने जो है जेपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2008 में मैंने ज्वाइन किया। और इसके बाद जो मैंने बच्चों को सिखाया यहाँ पर, उससे ज़्यादा मैंने अपने बच्चों से सीखा सर। और आज भी मैं अपने बच्चों से वहाँ से सीख रहा हूँ। 2009 में मैंने फिर से मैंने सोचा कि पुरानी एमए को हम आज भूल चुके हैं। एक वो मुझे जो है इन्फोर्समेंट देती थी, मैं उसको बोलता था कि आप भी अपनी पढ़ाई आगे करो। तो सर जब मेरी मैरिज हुआ, शी वाज 12th क्लास, फिर उन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मेरे साथ ही अपना प्राइवेट में। फिर उन्होंने बीएड उन्होंने किया, क्योंकि उनके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि कोई बहुत बड़े कॉलेज में उनको मिल जाए। उन्होंने बीएड किया, अपना भरे थे कि इनकी एमए हो जाएगी तो ये जो है मेरे लिए भी रीडिंग कर देंगे। मेरे दोस्त ने कहा तो तुम अपना भी भर दो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन उसने बोला मैं नहीं कर, तुम्हारी रीडिंग नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी एमए की पढ़ाई करूंगी। या जिस स्कूल में मैं प्राइवेट जा रही हूँ, वो भी जो मेरा फरीदाबाद में जो इन्फेंट जीसस था, वो तब उन्होंने वहाँ भी ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैं जेपीएम में आ गया था तब तक। उन्होंने कहा मेरे पास स्कूल का काम ज़्यादा रहता है, नहीं कर पाऊंगी, आप अपने आप ही मैनेज करो, नहीं तो छोड़ दो। तो मैंने एक रीडर अपने लिए रखा सर, उसको मैं कुछ सैलरी में से कुछ पैसे देता था। डेली मेरा रूटीन था 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे लिए रीडिंग करना। उसको मैं पूरा ऑडियो में रिकॉर्ड कर लेता था जो इम्पोर्टेंट चीज होती थी। तो उसके बाद सर मेरा भी एमए हो गया, उनका भी हो गया। फिर सोचा चलो यूजीसी का देकर देखते हैं सर। तो 2012 में यूजीसी का दिया, एक बार दिया, नहीं हुआ सर। दूसरी बार दिया, दूसरी बार यूजीसी नेट क्लियर हो गया। फिर सोचा चलो सीटेट भर देते हैं, सीटेट का तैयारी करके देखते हैं। तो मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि क्या करोगे, यू आर ऑलरेडी टीचर, आपको जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी अपने थोड़ा पोस्ट अप मिलेगा, टेस्टिंग होएगी थोड़ी। सीटेट भी हमने फिर क्लियर किया। फिर सोचा कि अब कुछ जो है सर आगे भी पीएचडी को भी देखा जाए, छोटे छोटे गोल लेकर चलते हैं। अब पीएचडी में बहुत जगह 14 के नवंबर दिसंबर में हमने हमारी क्लास की थी, उसमें करते स्टैटिक थी। वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में बहुत जरूरी होती है, जो कोर्स वर्क कराते हैं वो लोग। अब मेरे मैथमेटिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, स्टैटिस्टिक्स मेरी ज़्यादा नहीं थी। मेरा बेटा जिस टीचर के पास कॉमर्स का ट्यूशन पढ़ता था सर, मैंने वहाँ अपना ट्यूशन लगाया कि मेरा भी लगाओ और मुझे ये मेन, मीडियन, मोड और ये कोरिलेशन, सेंटर डायमेंशन, ये सब जो है ये मुझे भी सिखाओ।
जी तो मैंने 2-3 महीने की वहाँ ट्यूशन ली, कोचिंग करी, बहुत बड़े बड़े फार्मूले याद करे, समझे उनको, क्योंकि मैं कोर्स वर्क में फेल ना हो जाऊँ एग्जाम में। तो कोर्स वर्क भी हो गया सर। और फिर धीरे धीरे करके मेरे गाइड डॉक्टर उमापति दीक्षित जी हैं, उनकी गाइडेंस में फिर, और उसके बाद एक और गाइड मेरी डॉक्टर सुशीला लड्डा हैं चित्तौड़गढ़ से, वो मिली। इनके सहयोग से, इनके सपोर्ट से, इनके जो सिखाया इन्होंने, और भी मेरे साथ जो हैं, उनका नाम लेना चाहूँगा, प्रोफेसर श्रीधरम हैं दिल्ली से, और फरीदाबाद से आचार्य बलदेव राज शांत हैं। इन लोगों ने मुझे बहुत करेज दिया। तो ये लोगों फिर मेरा 2020 में मेरा पीएचडी में मुझे अवार्ड हो, तब मेरे नाम के साथ ये लगने। सो डॉक्टर मनोज कुमार, ये बताइए कि आपने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। जी जी इन कहानियों के बारे में थोड़ा बताइए, और इनका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, और अगर हम भी इस किताबों को पढ़ना चाहेंगे तो कहाँ से मिलेगा? जी जी जी। मैं जब छोटा था तो अपने दादाजी से एक ही कहानी मुझे मेरे दादाजी सुनाया करते थे। वो कहानी मुझे आज भी याद है, शायद बच्चे आज उसको ना समझ सकें। एक कौवे की थी और एक कागा की थी, जो कुछ उसको मिल जाता है, कौवा उसको छीन कर भाग जाता है कुछ। वो मैं बड़े ध्यान से सुनता रहता था, और वो एक सीन क्रिएट होता रहता था माइंड में, एक जी नीम का पेड़ ये। तो मुझे, फिर मैं अपने परिवार के बच्चों को, मेरी सिस्टर की बेटी थी, वो चाहती थी, तो मैं उसको बना बना कर छोटी कहानियां सुनाता था, जो काल्पनिक कहानियां होती। जी जी तो मैं देखता था वो सांस रोककर, मुंह फाड़ कर एकदम से, जैसे बच्चे कार्टून देखते हैं, हमारे टाइम में मैगजीन होती थी, पढ़ते थे, तो उनका इंटरेस्ट ऐसा बनता है कि वो वहां से नजर नहीं हटाना चाहते सुनने से। तो मुझे लगा कि भाई इन कहानियों में वास्तव में ही कोई चीज है, कभी मौका लगा तो लिखेंगे। क्योंकि तब तक मैंने जेपीएम को ज्वाइन नहीं किया था, और मैं एयरफोर्स छोड़ चुका था सर। अब जब मैंने अपने स्कूल ज्वाइन किया, तो वहाँ भी मैं अपने छोटे बच्चों को कुछ इसी तरह की ही, एक एक डॉग ले लिया, और एक एलिफेंट ले लिया, एक जो है भेड़ का बच्चा ले लिया, इस तरह के कैरेक्टर लेकर उनको सुनाता था। तो जब वो उसको सुनकर हंसते थे, ताली बजाते थे, तो साइटेड बच्चे की बजाय उनकी जो फीलिंग एक्सप्रेशन होता है अपने अंदर से खुशी निकालने का, साइटेड बच्चा आपके फेस को देख रहा है, आपकी लिप्स रीडिंग देख रहा है, उसने वो चीजें अपनी लाइफ में, वो जानवर, वो पक्षी देखे हैं। बट विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा, उसने केवल सुना है उनके बारे में, उसे नहीं मालूम कि कौन सा जानवर किस शेप का होता है। उसको 4 पैर का बता दिया जाएगा, तो वो उसके लिए 4 पैर वाला ही हर जानवर है। अब इससे नहीं मालूम उसकी शेप क्या है, हर कितनी तरह के जानवर हैं। उनको उनके बारे में बताकर, थोड़ा एक्सप्लेन करके, उसका लुक कैसा है, सीनरी कैसी बन रही है, कैसे क्रिएट हो रही है सिचुएशंस, उनको बताता था। बहुत खुश होते थे। तो मुझे लगता था ये हैं मेरे रियल पाठक जो बन सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी कहानियां उनको बना बनाकर सुनाई। वो क्लास में जाने पर, सर एक कहानी सुना दो, तो उनके साथ प्रॉमिस था कि हर वीक में एक कहानी, और बाकी सब पढ़ाई। जी तो वो सर हमारे बच्चों में, जिसे जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे हैं, उनमें एक धीरे धीरे करके कुछ न कुछ एक एक्स्ट्रा एबिलिटी उनमें डेवलप हो जाती है। पोइट्री की समझो, लिटरेचर पे और किसी चीज की समझो, म्यूजिक की समझो। मुझे लगा कि ये इनके साथ रहकर मेरा बढ़िया राइटिंग में काम चलेगा। मैं इनसे सीखूंगा, ये मुझे सिखाएंगे। तो वो मुझे अपना सुनाते, मैं उनको अपना सुनाता। तो मुझे लगा कि एक आदमी जो आंख खोलकर पढ़ता है, और एक आदमी जो आंख नहीं है, रोशनी नहीं है, फिर भी वो सुनकर उसमें से जो मजा लेकर आता है, उसको जो मजा आता है, इसका मतलब हम उस बच्चे को ध्यान में रखते हुए एक सीन क्रिएट करेंगे, तो कहानी अच्छी बनेगी। तब सर मैंने लिखना शुरू किया कहानी, जो मेरी फर्स्ट बुक थी। अब मुझे कंप्यूटर, तो मैंने ट्रेनिंग ले लिया था सर, लेकिन मुझे कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश आती थी, अब हिंदी नहीं आती थी। हिंदी जी टाइपिंग कैसे करी जाए? जी तो मुझे किसी ने बताया कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ है, ब्रेलर की तरह 3 की स्ट्रोक से आप उसमें अपना काम कर लोगे। लेकिन मुझे बीआरए से ही, मेरे कंप्यूटर टीचर हैं, उन्होंने कहा कि आप इसके डिपेंड रह जाओगे, जब भी इसका अपडेट होगा आपको करना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा। आप एमएस मंगल फॉन्ट में क्यों नहीं टाइप करते उसमें अपने नेचुरल, ताकि आप किसी भी कंप्यूटर बैठ के करें। अब मुझे अल्फाबेट हिंदी के नहीं आते सर। जी 6 क्लास के बच्चों को मैंने देखा हिंदी टाइप कर रहे हैं, मैं उनको अपने पास बैठाता सर, और वो मुझे इंग्लिश हिंदी के अल्फाबेट सिखाते। मैं डेली प्रैक्टिस करता, अल्फाबेट इससे, इस स्ट्रोक से ये बनेगा, अब इससे वर्ड बनेंगे,
अब इससे मैंने प्यासा कौवा कहानी की कुछ लाइनें कम से कम 10 बार लिखी ताकि मेरी टाइपिंग ठीक हो सके। फिर जी। मैंने, क्योंकि कहानी को टाइपिंग होना जरूरी है ताकि बार बार आप एडिट कर सको, जी उनसे जी करके फिर मैंने जो है ना बुक लिखनी शुरू करी कहानियों की सर। जी। उन्हीं से सीखा मैं। सो आपका पहला कहानी कौन सा था? पहला किताब किस बारे में था? पहला किताब मेरा सर 2015 में मैंने दिया था और 2016 में वो पब्लिश हुई थी। बट उससे पहले ही हम उस पूरी बुक को ब्रेल में, हमने बीआरए से ब्रेल में उसकी 12-13 सेट हमने बनवाए थे, लगभग 14-15 के करीब। जी मैनिफेस्टेशन में श्री केसी पांडे जी के सहयोग से उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, सारी कहानियां पढ़ी और उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया कि हम इसको ब्रेल में बनाते हैं। और ब्रेल में बनवाने के बाद हमने उसको अलग अलग, जो दिल्ली में जैसे एनएबी है जी और लाजपत नगर में 1-2 स्कूल हैं, और जी जितने भी इधर है एनआईवीएस तक भी हमने, और फरीदाबाद में एनएबी और फरीदाबाद का इंक्लूसिव सेट स्कूल है जो मेरा, वहां तक हमने उन बुक्स को भेजा। जी डीपीएल में भी हमने उसको भेजा। फिर जब अगले साल सर वो प्रिंट में पब्लिश हो गई, मनीष पब्लिकेशन है सर वाराणसी में, हमने जी वहां से उसको प्रिंट में पब्लिश कराई। पब्लिश कराने के बाद हमने एनएबी से उसको डिजी फॉर्मेट में दिल्ली से उसको उसको रिकॉर्ड कराया ऑडियो में, और उसकी ऑडियो कैसेट्स भी हमने सब ब्लाइंड स्कूल में दी, सीडी सॉरी। और उसको हमने फिर धीरे, अब ई फॉर्मेट जो है ई पब में भी है वो, और ऑडियो में भी हमारे इस पे हैं, सो सुगम्य किताब का पुस्तकालय में। नाम, किताब, ये हाँ तो सर किताब का नाम 2000 गुलाम गुलाम आजाद। आजादी, हाँ गुलाम आजादी, गुलाम आजादी, ये हाँ बुक का नाम था सर। इसमें 25 जी स्टोरीज थी। कुछ स्टोरी केवल बच्चों के लिए थी, कुछ बड़ों के लिए थी, कुछ सीरियस स्टोरीज भी थी। तो ये 25 कहानियों का एक संग्रह था, जी जो इस गुलाम आजादी में था, जिसमें जिसे हमने ब्रेल में भी किया था सर। जी और उसके बाद 2017 में हमने दूसरा कहानी संग्रह निकाला सर। जी। उसके बारे में बताऊं सर? बताए बताए। ये हाँ, जीवन की बिसात इस नाम से ये कहानी थी सर। और जी इसमें हमने 15 कहानी हमने इसमें रखी थी। जी अच्छा, इसकी हमने क्या इसमें एक स्पेशल चीज की थी कि हमने सभी कहानियों में डिसेबिलिटी फील्ड को हमने रखा, इसमें लिया था, इंक्लूड किया था। चाहे वो मेन कैरेक्टर के रूप में हो, चाहे वो ऑर्डिनरी कैरेक्टर के रूप में हो, या उसकी थीम ही डिसेबिलिटी पर हो, हमने जी। हर कहानी में एक डिसेबल कैरेक्टर या डिसेबिलिटी को जोड़ा था। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां थी। इसको भी हमने फिर ब्रेल में ऐसे ही किया और इन्हीं स्कूलों में पहुंचाया। इसका 3 वॉल्यूम्स बने थे इसके भी, और ऑडियो में भी हमने इसको डिजी फॉर्मेट में एनएबी से इसको कराया। और फिर हमने यहाँ पर, ये भी सुगम्य में ईपब में भी है और इसको ऑडियो में भी है। सरोज कियावत मैडम है जो अभी सिंगापुर में है, जी उन्होंने बहुत सारी बुक्स, लगभग 400-500 बुक्स जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड की हैं। बच्चे जानते होंगे, उनकी आवाज़ बहुत दूर से ही समझ में आती है। उन्होंने इसमें बड़ा सहयोग दिया, और मेरी लगभग 3 किताबें जो मेरी हैं वो उन्होंने ही रिकॉर्ड करी अपना टाइम निकाल कर। तो फिर आपने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं ना, जी जी लंबा, जी जी जी। उसके बारे में थोड़ा हाँ, बताइए। 2019 में मेरा उपन्यास सर गंगा का पत्थर, ये जी पब्लिश हुआ सर, आत्माराम एंड सन्स, ये पब्लिकेशन है। आज से लगभग 110 साल से भी ज्यादा पुराना पब्लिकेशन है सर। कश्मीरी गेट पे है ये। इन्होंने इसको पब्लिश किया सर। ये लगभग 200-220 पेज का ये उपन्यास है। और गंगा का पत्थर जो है, ये एक डिसेबल कैरेक्टर पे है, डेफ एंड डम कैरेक्टर। जी। जो गंगा है, ये एक ऑर्फन बच्चा है जो गंगा नदी में कभी मिला था। इसको ना सुनाई देता है, ना ये बोल सकता है। तो बच्चे उसको पत्थर बोलते हैं जी कि ये गंगा में पत्थर के साथ बहता, टोकरी में मिला था रखा हुआ। तो उसको पत्थर कह के बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसका नाम जो है घर वाले गंगा रखते हैं। इस कैरेक्टर के ऊपर वो राजस्थान की जो पृष्ठभूमि है मेरे जिले की, जी वो इसमें है। ये उपन्यास बहुत सराहा गया था, बहुत। इसके अंदर दलित विमर्श भी है, छोटी जाति बड़ी जाति, और थोड़ा डिसेबिलिटी फैक्टर को इसमें सेंटर में रखा ही है। एक डिसेबल कैरेक्टर जो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन अपने परिवार की, सोसाइटी की एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एक विडो से मैरिज करता है दूसरी कास्ट में, और किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये आगे ले जाता है। तो ये इसमें बहुत अच्छा इसका कैरेक्टर है। इसकी पूरी की पूरी थीम, या जो कह सकते हैं एक आउटलुक, जो
जो scene which I created, that was I have taken from my village itself. मेरे गांव के पास के जो गांव हैं उन्हीं गांवों के नाम इस नॉवल में हैं, और उन मैक्सिमम उन लोगों के नाम भी इसमें हैं जो जिनसे मैं कभी इम्प्रेस हुआ था। बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारी इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं जो मैंने अपनी लाइफ में फेस की थी, सुनी थी उनको क्योंकि जब राइटर जब लिखता है ना सर, तो मटेरियल अपने पास से अलग से कहीं से नहीं लाता, वो अपने आप आसपास जो कुछ देखता है, सुनता है, वो उसी में से ही मटेरियल लेकर और एक जो है एक स्टोरी बुन देता है, एक तरह की क्रिएटिविटी ला देता है उसमें। तो सारा मटेरियल वो मैंने सब अपने गांव के आसपास से ही लिया था, जो बचपन की यादें थी, जो खेत या जो ऊंट गाड़ी का, ऊंट के बारे में जो है पूरा किस तरह रहता है, ऊंट को कैसे रखा जाता है, कैसे उससे काम लिया जाता है, कैसे राजस्थान में फसलें उगाई जाती हैं, किस सीजन में कौन सी फसल उगती है, कौन से पेड़ होते हैं खेतों में, पानी का, बरसात का क्या इम्पोर्टेंस है, और जो है जब नरेगा के टाइम में किस तरह लोग अपना, जब उनके पास काम नहीं रहता तो नरेगा में अपना लेबर काम जॉब करते हैं, वो किस तरह से कैसे एक दूसरे के प्रति हेट एंड लव का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वो सब मैंने इवन अपने परिवार की घटनाओं को भी मैंने इसमें जोड़ा। ये बहुत जो है लाइफ से ली हुई चीजें इसके अंदर। आपने एक दूसरा उपन्यास भी लिखा है ना आपने? हाँ, दूसरा सर घाटी को ग्रहण। घाटी मीन्स हमारी जो कश्मीर है इसको घाटी बोला जाता है, कश्मीर घाटी जी। तो घाटी को ग्रहण जो है ये उपन्यास है सर, मेरा लास्ट ईयर ये पब्लिश हुआ था और इसी साल मार्च में हमने इसको रिलीज कराया सर। और इसके अंदर क्या है कि 1947 से लेकर 1991 तक का इसमें एक जो है टाइम पीरियड इसमें है सर जी। उसमें कुछ कैरेक्टर, मुस्लिम कैरेक्टर, हिंदू कैरेक्टर, कुछ इस तरह कैरेक्टर इसमें डेवलप किए हैं जो इस उपन्यास को आगे लेकर जाते हैं। और इस उपन्यास में केवल एक हेट इन्वायरमेंट क्रिएट करना नहीं है कि जैसे कोई पर्टिकुलर कोई फिल्म आई उसके अंदर एक ही तरफ सारा पलड़ा झुका दिया या दूसरी तरफ ही झुका दिया, वो मैंने देने का इसमें कोई वो काम नहीं किया है। मैंने उस टाइम की सिचुएशंस को मैंने इंटरनेट पर जाना, अलग अलग यूट्यूब पे जो जो चीज पड़ी हुई हैं उस समय के लोगों से उस सिचुएशंस को जाना कि 47 से 91 तक क्या सिचुएशंस रही। मैंने इस पे पूरा रिसर्च किया सर, और किस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और किस तरह पाकिस्तान की नज़र कश्मीर पर थी, किस तरह उसने कश्मीर को आधे को हड़प लिया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी आर्मी का क्या रोल रहा। इस तरह से ये उपन्यास जो है 1947 के वार को, 62 के वार को, 65 और 71 के वार को, इसमें बहुत ही एक अच्छी इमेजिनेशन के साथ आर्मी और एयरफोर्स का जो इसमें रोल रहा है ना, उसको बहुत बढ़िया तरीके से इसमें प्रेजेंट किया है। और इसमें आर्मी को काफ़ी मैंने इसमें उनका उनकी जो शौर्य है, उनका जो साहस है, बलिदान है, उसको इसमें किया है। किस तरह से वहाँ के लोग क्योंकि वहाँ के लोग, कोई नहीं चाहता, जो पारिवारिक आदमी है जो वहाँ रह रहा है वो नहीं चाहता कि हेट का एनवायरनमेंट क्रिएट हो। बट कई बार क्या है कि सर जब दूर से गर्म हवा चलती है तो उसके थपेड़े हमें लगते हैं, और कहीं से ठंडी हवा आती है तो उसका भी हमें जो शीतलता है उसका एहसास होता है। तो कहीं भी डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए बॉर्डर के उस पार से जब इंजेक्शन दिया जाता है, यहाँ उनके अपने आदमी होते हैं, कैसे समाज में जहर घोल देते हैं और भाई भाई के अंदर वो नफरत पैदा कर देते हैं, और किस तरह से एक माहौल बनता है। और 91 में एक पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो वहाँ से निकाल दिया जाता है, वो इसमें शो किया गया है। इसमें ये नहीं है कि जो है वो सामने सभी गलत है, अगर मुस्लिम है तो वो सभी गलत हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरे जो परिवार है, मुस्लिम परिवार जो मेरे नावल में है, वो ऐसे हैं कि जो हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए अपनी जान भी दे रहे हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता, आप अच्छा सोच सकते हो लेकिन सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। तो कुछ इस तरह के सवालों को लिए हुए है ये, और ये गवर्नमेंट से सवाल करता है कि वहाँ है तो ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम है तो क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, वहाँ अगर कोई बाहर के बॉर्डर से प्रॉब्लम है तो वो क्यों नहीं सॉल्व हो रही है। कुल मिलाकर हमने सरकार के सामने सवाल उठाए हैं कि हम इस देश के रहने वाले हैं, हमें वहाँ पीस चाहिए,
क्यों नहीं हो रही है ये आप देखो, ये जिम्मेदारी दायित्व आपका है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इसमें क्वेश्चंस रेज किए गए हैं सर। और इसके लिए मैंने ऐसे ही नहीं लिखा क्योंकि मैं कश्मीर के बारे में आई डोंट नो मच, बट मैंने वहाँ के लोगों से संपर्क किया, जो अपने फ्रेंड के सर्कल में जो आते थे, डायरेक्ट मेरे टच में नहीं थे। वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ किस तरह से लोग रहते हैं, अलग अलग मौसम का वहाँ पर ज़्यादातर ठंडा ही रहता है, कौन से जो है फसलें होती हैं, किस तरह पशु पक्षी वहाँ कैसे रहते हैं, कैसे लोग अपना गुजारा करते हैं वहाँ, वो सारी चीज़ें, क्या फेस्टिवल मैरिज कैसी होती हैं, खाना पीना कैसा बनता है, वो सब चीज़ें मैंने पूरा इंटरव्यू लेकर और तब जाकर मैंने उसको लिखने का कोशिश करी। और ऐसा कोशिश करी कि मैं ज़्यादा ऐसा ना लिखूं जो मुझे भी ना मालूम हो, क्योंकि मैं उस ग्राउंड से दूर हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। क्योंकि एक बार जब हम यहाँ से कश्मीर के बारे में लिखेंगे कि बारामूला के पास एक गांव है, बर्फ पड़ती है, लोग वहाँ रहते हैं, ठंडा मौसम है, और कहानी उपन्यास में आता है कि खाट डली हुई है, उस पे गद्दा बिछा हुआ है, बूढ़ी अम्मा उस पे बैठी है, रजाई उसके पैरों पे है, और पास में सिगड़ी जल रही है, उसकी गर्माहट पूरे कमरे में, ये लिख दिया जी अब जब आप रिसर्च करोगे तो मालूम पड़ेगा कि वहां पर चारपाई नहीं यूज करते बारामूला, जी वहां पर जो है फर्श के ऊपर ही कालीन है, या जो उनके जो गेहूं वगैरह से बनी हुई जो पूलियां हैं उनके टाट बनाकर बिछाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम, वो लिखने के बाद हमें करेक्ट करनी पड़ती है, वो इसलिए वहाँ वहाँ के बारे में लिखने से पहले वहाँ का कल्चर, रहन सहन, ये सब जानना बहुत जरूरी है। जी ये ध्यान रखा सर। जब उपन्यास डेवलप होता है तो हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमारा जो कैरेक्टर है वो दाएं बाएं स्लिप ना हो जाए, उसकी एज क्या चल रही है इस समय, उसकी बॉडी जी की कंडीशन क्या है, उसकी जी समझ बचपन से अब तक कितनी बढ़ चुकी है, अब उसकी राइट जरूरतें क्या है, उसकी बचपन में क्या जरूरतें थी, बहुत सारी कैलकुलेशन लेकर आगे चलना पड़ता है सर। और जब जी उपन्यास को एंड करते हैं तो उस समय उसकी क्या सिचुएशन रही होगी, हम किसी चीज को मिस नहीं कर सकते, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह चलती है। इस उपन्यास को मैंने तीनों जो है तीनों चीफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और नेवी चीफ के पास अप्रैल में बाई पोस्ट भेजा था सर, उनकी लाइब्रेरी के लिए उनको प्रेजेंट किया था। हम्म इंडियन आर्मी की टीम ने उसको पढ़ा और पढ़ के उसकी समरी चीफ के सामने रखी, आर्मी चीफ के सामने। उन्होंने मुझे कहा, तब उनको कहा कि इस आदमी से मैं मिलना चाहूँगा, आप इनको अरेंज कीजिए। तो टाइम शेड्यूल उनके पास बहुत टाइट रहता है सर, किसी तरह मैनेज करके इसी 11 अगस्त को मेरा उन्होंने मैनेज किया और कहा कि आप सर, आपकी बुक आई थी, हमने पढ़ी, आप खुद आकर चीफ को ये प्रेजेंट कीजिए। मैं गया मेरी मिसेज के साथ, तो चीफ साहब से हम लोग मिले। मेरे साथ दो और गेस्ट थे, एक जी मेजर मेजर साहब थे आर्मी के, उनकी एक पोएट्री बुक थी, जी एक एयर वाइस मार्शल थे, उन साहब की एक बुक थी, और हम तीनों ने अपनी बुक दी उनको। तो सर ने, जो आर्मी चीफ जो है जनरल मनोज पांडे साहब, जी उन्होंने कहा कि मैं आप दोनों की बुक, जो मेजर और एयर वाइस मार्शल साहब की थी, आपकी बुक बहुत अच्छी है, आपने बहुत मेहनत करी है, बट इस बुक को मैं भी लिख सकता हूं अगर मेरे पास टाइम हो, लेकिन मनोज की बुक को मनोज बनकर लिखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं इसीलिए मनोज आपसे मिलना चाहता था, आपको देखना चाहता था स्पेशली, और आपने ये बहुत कमेंडेबल काम किया है, और आपकी मिसेज आपके साथ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने हमें एक एक मोमेंटो भेंट किया, अलग से एक लेटर भी आज पोस्ट किया, जो आज जो है मेरे पास पहुंच गया है। उसमें अप्रिशिएशन लेटर है, उनका लेटर हेड पे उनके, और द हिंदू अखबार में उन्होंने पूरी स्टोरी दी, उन्होंने नेक्स्ट डे, और अपने इंस्टाग्राम, अपने जो है फेसबुक चैनल, और अपना जो है ट्विटर पे उन्होंने इस स्टोरी को भी उन्होंने छापा, पब्लिश किया। ये मेरे लिए इस उपन्यास का जो बहुत बड़ा ऑनर है। और ये दो, अगर किसी को ये आपके जो किताबें हैं, वो पहले दो किताब जो कहानी संग्रह है, वो तो आपको NAB या सुगम्य पुस्तकालय से मिल जाएगा। हाँ, बट जो आपके जो दो उपन्यास है, अगर किसी को ये घाटी, दूसरा, नहीं पहला, नहीं, हाँ, दूसरा किताब का नाम क्या बताया आपने, घाटी गंगा का का? पत्थर, घाटी को ग्रहण, घाटी, घाटी को प्रहन, ग्रहण ग्रहण। प्रहन, ओके। तो ये आपको कहाँ, हमें कहाँ से मिलेगा?
सर गंगा का पत्थर वो भी डेजी फॉर्मेट में एनएबी आरकेपुरम से रिकॉर्डेड है, उनके कैटलॉग में भी है और सुगम्य पे इसका ऑडियो भी है और इसका ई पब भी है सर। ओके। और घाटी को ग्रहण जो उपन्यास है ये एनआईवीएच में रिकॉर्ड हुआ था ऑडियो डेजी फॉर्मेट में, और इसका ई पब जो है ना, ई वर्जन इसका सुगम्य पुस्तकालय पे है, बट इसका ऑडियो सुगम्य पुस्तकालय पे किसी कारण से अपलोड नहीं हो सका, मैं उस सोर्स तक पहुंच नहीं सका कि इसको अपलोड करवा पाऊँ। इसका ऑडियो अगर लेना हो तो एनआईवीएच के कैटलॉग में ये घाटी को ग्रहण ये उपन्यास है, ऑडियो बच्चे वहां से सुन सकते हैं। और प्रिंट की बुक जो है इनकी, वो पब्लिशर के पास उनको संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिशर ही अपने आगे किस डीलर के पास भेजता है या उनसे डायरेक्ट उनसे ले सकते हैं, वो इसका राइट पब्लिशर ने अपने पास रखा है प्रिंट बुक के लिए। ये हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो सुगम्य से ई पब में मेरी 4 बुक हैं, ऑडियो फॉर्म में जो है डेजी फॉर्मेट में 3 बुक हैं शुरू वाली, घाटी को ग्रहण ऑडियो में है बट वो सुगम्य पे नहीं है, वो हो जाएगी कुछ दिन बाद, और वो अपने एनआईवीएच के कैटलॉग में है, वहां से वो ले सकते हैं। वेल मनोज, आपका कहानी बहुत ही दिलचस्प है एंड बहुत साहसदारिक है, एंड यू बीन वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव इन योर लाइफ। काफी लोग आपसे सवाल पूछना चाहेंगे, तो अभी वक्त है लोगों को जो सुन रहे थे अभी तक, वो आपको अगर सवाल पूछना चाहते हैं अपना हाथ ऊपर उठाइए। शबनम will unmute you and you can ask your question. Yes, we already have Gulzar Ahmed Mir who has raised his hand. So आप please बताइए, आप कुछ सवाल है या कुछ बोलना है आपको? Good evening, George sir. Good evening. Good evening. Manoj sir, good evening. हेलो गुलजार। बहुत अच्छा लगा मनोज सर से एक बार फिर से मिलके, और जॉर्ज सर आपके साथ बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई आपसे भी, तो अच्छा लगा। Sir was my first student of martial art in JPM Senior Secondary School. जी। तो ये ही मतलब मैं सोच रहा था कि मनोज सर मेरा नाम तो लेके कम से कम तो पता चल जाएगा सबको कि I have been his first student in martial arts, और बोला सर मुझे सिखाए, तो उसी वजह से फिर 2-4 और चुके, तो फिर वो बोलते हैं ना कि कारवां बन गया। तो we have been closely associated at BRA, और बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी हमारे मतलब एक भाई की तरह से उन्होंने मुझे ट्रीट किया है, और बहुत ही केयरिंग है। बस एक सवाल तो मेरा कोई है नहीं, बस जो एक पर्सनल थॉट थे वो मैं शेयर करना चाहता था कि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने मनोज सर से बात की थी, और मेरी जॉब किसी तरह से लग नहीं रही थी, और मनोज सर हैज ऑलवेज बीन इंस्पायरिंग मी फॉर गोइंग फॉर हायर स्टडीज और ये जॉब्स वगैरह की ट्राई करना। तो फिर मैंने और मैंने रिसेंटली एग्जाम दिया था IBPS का, और मेरा वो क्लियर हो गया। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग विद पंजाब नेशनल बैंक। Congratulations, Gulzar, and all the best. Thank you for your sharing. Thank you sir. Thank you. गुलजार में सपोर्टिव एटीट्यूड बहुत है सर, इसने मुझे, क्योंकि मैं आई वाज लेट ब्लाइंड, ये मुझे BRA के बाद निजामुद्दीन तक मोबिलिटी सिखाने ले जाता था एज ए इंस्ट्रक्टर, और मुझे कंप्यूटर में ब्रेल में, मतलब हमारे विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों में ये खासियत है सर, आप उन्हें एक चीज सिखाओ, वो आपको 4 चीज वो सिखाने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं जानते हैं, वो खोज लेंगे कि आप ये चीज नहीं जानते हैं, 4 चीज आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक तरह का एटीट्यूड है हमारे अंदर, पॉजिटिव एटीट्यूड। थैंक यू गुलजार। थैंक यू सर। ओके, माधव प्लीज आप अपने को अनम्यूट कीजिए और पूछिए सवाल या जो भी आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर मनोज और जॉर्ज सर, मैं लातूर महाराष्ट्र से माधव गोरे बोल रहा हूँ डॉक्टर। मैं भी PhD हूँ सर, मैं टोटली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हूँ। डॉक्टर मनोज सर, आप असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में यानी आपने एक इसमें एक्सपर्टी किस तरह हासिल की है सर, या फिर आप पूरी तरह निर्भर हो असिस्टिव टेक्नोलॉजी पर हर चीज के लिए? माधव जी, आई एम नॉट फुली ट्रेंड इन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं उस जनरेशन का नहीं हूँ
जिस जनरेशन के आज के बच्चे हैं। तो मेरा एक पैर में पुराने चैप्टर में है, एक पैर नए चैप्टर में है। तो मुझे क्या है कि आज जो चीज आपने टेक्नोलॉजी में सिखाई, नेक्स्ट डे अगर मेरे वो यूज में है तो मैं उसको भूलूंगा नहीं। बट अगर वो 4 दिन मेरे से मिसप्लेस रही, मैंने यूज नहीं किया, मैं उसको भूल जाऊंगा, मुझे दोबारा उसको रिकॉल करने की जरूरत पड़ेगी। और नेचुरली कंप्यूटर के बिना आपकी हायर स्टडी और कोई भी अगर आप राइटिंग लिटरेचर का काम करते हैं पॉसिबल नहीं है। मैं कंप्यूटर में उतना ही जानता हूँ जितना मुझे कंप्यूटर से काम पड़ता है, कि मैं लिख सकूँ वर्ड में, अपना हिंदी इंग्लिश टाइप कर सकूँ, अपने काम को मैनेज कर सकूँ। बहुत ज़्यादा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसके बिना आगे लिखना, आगे हायर स्टडी में जाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए टेक्नोलॉजी, असिस्टिव टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है। बट साथ के साथ हमें ब्रेल को भी नहीं भूलना चाहिए कि ब्रेल टेक्नोलॉजी अपने साथ रहेगी, लेकिन ब्रेल तो जो है आप उसे चाहे सिर की टोपी मान लीजिए जो आपको धूप से बचाएगी, चाहे उसे पैरों की जूती मान लीजिए जो आपको कांटे और कंकड़ों से बचाएगी। ब्रेल जिस विजुअल इम्पेयर्ड के साथ सबसे पहले है, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी उसके बाद है, क्योंकि ब्रेल वही रहेगी, लेकिन असिस्टिव टेक्नोलॉजी आप डेली इंप्रूव होती रहेगी, नए नए वर्जन आते रहेंगे, नई नई चीज़ें आती रहेंगी, पुरानी चीज़ें यूजलेस रहेंगी, आपको नई चीज़ें अडॉप्ट करनी ही करनी पड़ेंगी। तो बहुत ज़रूरी है। बट मैं इतना बड़ा मास्टर नहीं हूँ कि मैं बोल सकूँ कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। आज भी मैं अपने बच्चों से ही पूछता हूँ, जिनको मैं नर्सरी में हाथ पकड़ के ब्रेल सिखाता था, आज वो बड़े हो गए हैं, मैं उनसे ही सीखता हूँ कि टेक्नोलॉजी के बारे में बताओ, उनसे ज़्यादा मैं नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर मेजर अशोक जी, आप प्लीज अपनी को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सवाल। नमस्कार साथियों, और डॉक्टर साहब, मनोज जी का आज आपने जो सक्सेस स्टोरी और इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल शेयरिंग किया वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि मुझे भी इतना सब कुछ जानकारी नहीं थी। मैं भी जस्ट एज ए डॉक्टर उनको जानता था कि वो मेरे अपने पेरेंट्स को या अपनी वाइफ को या बच्चों को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज के लिए मिलते थे। तो इट वाज ओनली अ फ्यू मिनट्स, एक तरीके से हमारा इंटरेक्शन होता था। लेकिन आज किया। मधुबाला प्लीज आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाह रही। मनोज जी से परमिशन लेना चाहूंगी कि मैं 2 शब्द जो बोल रही हूँ वो कह सकती हूँ क्या? मैं इनकी छोटी सिस्टर हूँ। ये मेरी मजली सिस्टर है सर, और ये टीचर हैं राजस्थान में। जी। जो मेरे आगे पीछे हमेशा खड़े रहते हैं, जिनके सपोर्ट पे मैं खड़ा हूँ जी। आपको इजाजत है। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हम 5 बहन भाइयों में से जितने भी हम लोग मान लो जहाँ पहुंचे हैं, जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ मनोज जी की ही पुशअप ही समझिए हमें हर चीज में आगे प्रेरणा देकर, प्रेरित करके हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया है। हम चारों बहन भाई जो छोटे हैं, इनसे दीदी हैं जो मेरे से बड़ी, वो टीचर हैं, इंग्लिश टीचर या सीनियर टीचर है राजस्थान में। और मैं मेरे से जो छोटी है वो RAS एडिशनल डायरेक्टर है राजस्थान में। और छोटा भाई है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, प्राइवेट उनका बिजनेस है। तो आज जो हम जिस मुकाम पर हैं, हमें पापा ने तो फाइनेंशियल तौर पर हर चीज में हमारा साथ दिया, कभी कमी नहीं रहने दी। लेकिन पढ़ाई के लिए जहां हमें जरूरत थी प्रेरणा की, मार्गदर्शन की, वो सिर्फ और सिर्फ भाई साहब के कारण है कि हम जहां हैं अपने पैरों पर खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ भाई साहब के कारण है। ऐसे भाई जो हैं बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग आज कि हमें इनके छोटे भाई बहन होने का सौभाग्य प्राप्त है। धन्यवाद। Wonderful to hear this, Madhubala. God bless you. थैंक यू सर। मुजम्मिल, आप अनम्यूट कीजिए अपने को। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कश्मीर से जुड़ा हूँ। आपकी बहुत
चैलेंजिंग स्टोरी थी और इंस्पिरेशन तो काफ़ी मिली सबको। सर एक्चुअली स्टार्टिंग में कुछ डिस्टरबेंस के कारण मैं नहीं सुन पाया, शायद आपने मतलब आपके बच्चे क्या है शायद बताया भी होगा, शायद मैं बताया था, तो उसके बारे में सर कुछ बताइए सर, अपनी फैमिली के बारे में, बच्चे क्या है, क्या कर रहे हैं। मेरी मिसेज टीचर हैं, मेरे पिताजी आर्मी से थे, वो हमें छोड़कर जा चुके हैं। मेरी माताजी गृहिणी हैं, मेरी मिसेज टीचर हैं। मेरा एक बेटा है जो अभी बीएड कर रहा है स्पेशल एजुकेशन में ही, वो भी स्पेशल नीड बच्चों का टीचर बनेगा। और मेरे 200 से ज़्यादा बच्चे हैं जो जेपीएम स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वहाँ जो पढ़ाने वाले हैं जिनके पास मैं रहता हूँ वही मेरा परिवार है, और बाकी सब आप लोग हैं। आपको आगे बढ़ते हुए देखकर खुशी होती है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। We don't have any more hands raised, but there are some comments है कुछ chat box में, और मैम मैं अपने बात रख सकता हूँ? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम शहजाद है, गोरखपुर यूपी से है। अच्छा, बताइए सर हम तो थोड़ा आधे घंटे बाद मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हम आपका जो स्ट्रगल स्टोरी थे मैं तो नहीं सुन पाया। हम चाहेंगे थोड़ा देर संक्षेप में आप बता सकते हैं, और मैं आपसे हम लोग कैसे आपसे जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि जुड़े रहने से और मैं अपना लाइफ में कैसे चेंज ला सकता हूँ, मैं भी स्ट्रगल करके मैं अपनी लाइफ कैसे बना सकता हूँ, दूसरों को फायदा उठा सकता हूँ, इसके बारे में बताइए जरूर सर। शहजाद जी, मेरी स्टोरी आपको मोटिवेशन करे ना करे, आप मुझसे कोई मोटिवेशन मत लीजिए, ठीक है ना। आप मोटिवेशन लीजिए अपने पेरेंट्स की, अपने परिवार की, उन आशाओं का जो उन्होंने आपके साथ रखी हुई हैं, और उस चीज को आप पूर्ति कीजिए अपने डिसिप्लिन से। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ले आइए, और जो भी आप काम कर रहे हैं जज कीजिए आप सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये आप अपना एनालिसिस जब आप करने लगेंगे और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप 2 पैसे ज़्यादा कमा लेंगे, 2 पैसे कम कमा लेंगे, वो एक अलग चीज़ है, बट आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, डिसिप्लिन इन द सेंस सुबह उठने से रात सोने तक। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है तो आप बहुत कुछ पा जाएंगे। आप कितना पा जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप मोटिवेशन अपने चारों तरफ से लीजिए। आप एक छोटी सी चींटी से मोटिवेशन लीजिए जो एक दाने अनाज के लिए किस तरह से स्ट्रगल करके उसको अपने रेजिडेंस तक, अपने लिविंग प्लेस तक पहुंचाती है। आप उस चींटी से मोटिवेशन लीजिए। आप हमसे मोटिवेशन लेने की कोशिश में रहेंगे तो आप नकल करेंगे उस चीज़ की कि मैं उसकी तरह बनूं, उसकी नकल करूं। आप सुनिए, जरूर सुनिए। आपको मेरे अलावा भी बहुत सारे डिसेबल लोगों की बुक्स आपको सुगम्य पे भी मिल जाएंगी, आप सर्च करेंगे तो। और तो मैं तो यही कहूँगा, इसमें सर क्या बोले हैं सर? सुगम्य पुस्तकालय जो है हमारा, जी सर जी। वहाँ से आपको मेरी लिखी हुई बुक मिल जाएंगी, लेकिन आप उनको पढ़िए, मनोरंजन के लिए पढ़िए। मोटिवेशन आप अपना डिसिप्लिन ले आएंगे तो आपका डिसिप्लिन ही आपका मोटिवेशन बनेगा। तो आप ठीक से अपने सही रास्ते चलते रहें, आपको जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा। थैंक यू। और ये जो सेशन है इसका रिकॉर्डिंग आपको 2-3 दिनों के बाद आपको YouTube पे भी मिलेगा। तो अगर आप ये दोबारा सुनना चाहते हैं तो YouTube में आप जाके आईवे इंडिया YouTube चैनल पे आप इसको देखकर इसको सुन सकेंगे। जी सर, थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर, के.एन. गुप्ता फ्रॉम हैदराबाद जी। सबसे पहले आपको इस सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और काफी अच्छा सेशन रहा। और साथ में मनोज जी का भी शुक्रिया जो इन्होंने अपने विचार रखे, अपनी प्रेरणा बताई, और कहाँ से किस लेवल से कहाँ तक पहुंचे, उसके लिए बहुत उनका शुक्रिया। जैसा भी उन्होंने बताया कि मेरे से प्रेरणा लें, लेकिन क्योंकि होता है कि आदमी का कोई ना कोई ऐसा होता है, उद्देश्य होता है कि किससे मोटिवेशन लिया जाए,
उसी मोटिवेशन को लेके आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है कि वो कहाँ तक पहुंचता है, पर किसी ना किसी सीढ़ी पर तो पैर रखना ही पड़ता है। जब तक आप किसी ना किसी सीढ़ी पे पैर नहीं रखेंगे तो आप ऊपरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो यही है कि मोटिवेशन तो जरूरी है और बाकी तो करना अपने हाथ में। जैसा उन्होंने बताया कि अपना डिसिप्लिन बना के रखें, उससे वो तो जीवन के लिए बहुत ही निहायत आवश्यक है। बिना डिसिप्लिन के आदमी कहीं भी नहीं पहुंच सकता है। तो उसके लिए मनोज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने बहुत अपने अच्छे विचार रखे और हम सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद गुप्ता साहब। हाँ Shabnam, you said there are some chats. Yeah, why don't you share some? भावना जोशी आपके लिए मैसेज लिखा है सर. Sir is precious gem of Durgabai Deshmukh College. You are wonderful and inspiring. We are your proud students. ये भावना जोशी के नाम से किसी ने लिखा है. दुष्यंत सैनी बोलते हैं मेरी ओर से सर को सत सत नमन. सौरभ मान, डॉक्टर मनोज कुमार सर, यू आर ब्रेव, आपको प्रणाम, जय हिंद. और इसके अलावा अदिति सिंह लिखती है कि आपकी जो राइटिंग जर्नी है, it has been a real inspiration for me. The values his novel reflects are appreciable. Thank you sir for putting your work out there and inspiring so many people to follow and accomplish their dreams the way you did. Down to our thoughts and acceptance towards the social roots, really great. गुलजार से तो बात हुई थी ऑलरेडी, तो वो भी लिखते हैं he has taught me martial arts and we have been closely associated. That's it, George. Yeah, so मनोज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हाईवे एनकाउंटर्स में अपना कहानी सुनाया सबको. Thank you very much. I would also like to share with all the audience that next episode of Highway Encounters, we have a guest who would be speaking about his experience of learning mathematics and science right up to the BTech level. So that would be an interesting session. And we will be sending out the details of that session by the middle of September. So just keep a lookout for that. So anything else? एक चीज जॉन सर, अगर आप परमिट करें तो मैं बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड खासकर, अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल एक एक्टिविटी का उंगली पकड़ लें जरूर, और अपने अंदर वो चेक करेंगे तो उनमें जरूर एक एक्स्ट्रा एबिलिटी मिलेगी, चाहे वो म्यूजिक की हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो लिटरेचर राइटिंग की हो. आप पोइट्री भी लिखते हैं, आप स्टोरी भी लिखते हैं, तो आप उसको लिखिए, लिख के उसको फोल्डर में रखिए, या आप कंप्यूटर जानते हैं तो कंप्यूटर में उसको टाइप कीजिए, आप उसको बार बार पढ़िए, अपने दोस्तों को उसको पढ़वाइए, आप उसको एडिट कीजिए. इसी तरह आप अपनी बहुत सारी रचनाएं, चाहे पोइट्री के रूप में हो, स्मॉल स्टोरीज हो, आप उनका कलेक्शन बनाते हुए जाइए, और एक टाइम आपका आएगा कि तब तक आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी और आप क्वालिटी लिटरेचर प्रोड्यूस करने की पोजीशन में आप अपने आप को पाएंगे, और तब आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरी प्रैक्टिस जो थी वो अब प्रोग्रेसिव हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है. इस तरह की एक हैबिट अपने अंदर जरूर, अपनी हॉबी इसमें आप डेवलप रखें.